नमस्कार, इंडिया हेड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। घड़ी में 4 बज चुके हैं और अब वक्त है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां हम देश की 4 बड़ी खबरों आपको बताने वाले हैं। तो पहली खबर है कि क्या वाकई में ड्रग्स आरोपी का बीजेपी से कनेक्शन। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राहुल गांधी ने दलित के घर खाना बनाया। और तीसरी खबर आपको बताएंगे, कोलकाता में आज भी डॉक्टरों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। और चौथी खबर और आखिरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, दिल्ली में नक्सलवाद पर राज्यों की अमित शाह ने बैठक ली है। तो चलिए हम खबरों को विस्तार से समझते हैं। और देखिए, पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भोपाल में पकड़ी गई 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ड्रग बनाने वाला आरोपी से बीजेपी के बड़े नेताओं का कनेक्शन भी सामने आया है। फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने वाले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक और गिरफ्तारी हुई है। भोपाल में एफआईआर के बाद मंदसौर पुलिस ने ड्रग्स सप्लायर हरीश आजना को मालियाखेड़ा गांव से गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ पहले से एनडीपीएस के कई मामले दर्ज है। इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सूबे में सियासत भी सुलग गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के साथ आरोपी हरीश आंजना के दर्जनों फोटो जारी किए हैं। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम देवड़ा पर ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम और सीएम मोहन यादव के इस्तीफे की मांग की है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपी हरीश के बीजेपी या देवड़ा से रिश्ते की बात को गलत बताया। वीडी शर्मा ने कहा कि फोटो खींचा लेने से कोई भी बीजेपी का नेता नहीं बन जाता। सरकार की नीयत क्या है? ये है कि लिपापोती करें या ये है कि हम गंभीर है, इसमें पनिशमेंट किसी न किसी को मिलना चाहिए। अधिकारी को भी मिलना चाहिए, संबंधित कर्मचारी को भी मिलना चाहिए, संबंधित राजनीतिक व्यक्ति के जिसका दायित्व था उसको भी मिलना चाहिए। तो ये सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। ये पहली बार मैंने जैसा मीडिया को साधुवाद दिया, हम बोलते हैं विरोधी हैं, विपक्ष में है, हमारा दायित्व है इनका विरोध करना, पर जब मीडिया बोलती है निष्पक्ष है, वो देखती है कि इसी प्रदेश का भविष्य गड़बड़ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई हो और साथ ही साथ संबंधित जो मंत्री के साथ इस तरह का उसका इस्तीफा हो, तब तो इस सरकार की नीयत दिखेगी कि हाँ ये नशे के खिलाफ है। अन्यथा कहीं इंदौर में भाषण दे रहे हैं, कहीं कहाँ दे रहे हैं, कहीं कहाँ दे रहे हैं, नर्मदा के खिलाफ आसपास से हम हटा देंगे, वहां से मतलब मूर्ख बनाने की प्रोसेस है, गुमराह करने की, भ्रमित करने की। तो कार्रवाई करें। तो मंदसौर से तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ड्रग्स को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ड्रग्स बरामद किया गया था और करोड़ों की लागत का ये ड्रग्स था। और इसके बाद में ड्रग्स कांड का बीजेपी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिस पर सियासत देखने को मिल रही है। लगातार विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में पीसीसी चीफ ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि नशा कांड का आरोपी देवड़ा का करीबी है और इसके साथ ही बीजेपी का कहना है कि फोटो खिंचाने से कोई भी बीजेपी का नेता नहीं बन जाता। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष ने पलटवार किया है। पूर्व सीएम ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। तो देखिए, ड्रग्स कांड का बीजेपी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसके बाद से लगातार सियासत देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से लगातार सियासत देखने को मिल रही है ड्रग्स को लेकर के, क्योंकि काफी समय से मध्य प्रदेश में ड्रग्स देखने को मिल रहा है, तो देखिए एक बार फिर से ब्रजेश जैन को हमारे साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। भोपाल में पीसीसी चीफ ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि नशा कांड का आरोपी देवड़ा का करीबी है, लेकिन बीजेपी भी इससे इनकार कर रही है और लगातार कह रही है कि फोटो खिंचवाने से कोई भी बीजेपी का नेता नहीं हो जाता है। तो देखिए, लगातार ड्रग्स को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। मंदसौर से एक और तस्कर को गिरफ्तार किया है। ड्रग कांड का बीजेपी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम देवड़ा का इस्तीफा मांगा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी का इस पर क्या एक्शन होता है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ड्रग्स को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है, अब डिप्टी सीएम के इस्तीफे की बात भी सामने आ गई है, क्या लगता है क्या स्टैंड होगा आगे बीजेपी का? बिल्कुल, देखिए बीजेपी और कांग्रेस में लगातार सियासत चल रही है क्योंकि जो आरोपी पकड़ा गया है, तस्कर मंदसौर से गिरफ्तार हुआ है, उसके सीधे संबंध बीजेपी से सामने आए हैं और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी में गहरी पैठ रखता है और मंदसौर से जो विधायक डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो है, आबकारी मंत्री भी हैं, उनके साथ गहरे संबंध और रिश्ते जो हैं वो इसके पारिवारिक रिश्ते हैं। तो ये तमाम फोटो जारी की हैं। आज जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं मिलीभगत से फैक्ट्री संचालन के। जीतू पटवारी और कांग्रेस लगातार इस बात का विरोध कर रही है, बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट करार दिया जा रहा है और यही वजह है कि आबकारी मंत्री डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का इस्तीफा कांग्रेस मांग रही है और मुख्यमंत्री यानी कि जो गृह विभाग के भी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। हालांकि वीडी शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वैष्णवी और वीडी शर्मा अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि फोटो खिंचवाने से कोई संबंध नहीं हो जाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दो फोटो की बात नहीं है, पूरे के पूरे दर्जनों फोटो अलग अलग मूवमेंट के, अलग अलग टाइमिंग के कई सालों से लगातार फेसबुक पर पोस्ट कर रहा था आरोपी और यही वजह है कि कहीं ना कहीं संदेह की सुई बीजेपी पर है और बीजेपी से कनेक्शन जो है वो अब धीरे धीरे इस आरोपी के बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार विपक्ष आरोप लगाता हुआ आ रहा है, जो फोटोज सामने आए हैं, आप कह रहे हैं कि काफी ज्यादा फोटोज है, तो वो किस तरीके के फोटोज है कि बीजेपी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहा जा रहा है कि बीजेपी इस ड्रग्स मामले में इन्वॉल्व है? बिल्कुल, देखिए हरीश अंजाना करके जो व्यक्ति है जिसके हम लगातार स्क्रीन पर फोटो दिखा रहे हैं, ये व्यक्ति ड्रग की तस्करी से जुड़ा हुआ था और ये वही व्यक्ति है जो भोपाल में जो ड्रग्स बनती थी उस ड्रग्स को देश भर में सप्लाई करता था। बड़ा पैडलर ये है, पहले भी एनडीएस के कई मामलों में ये गिरफ्तार हो चुका है, फिलहाल जेल से बाहर आया था, लेकिन बीजेपी का लगातार संरक्षण होने के कारण और स्थानीय नेताओं के संरक्षण के कारण कभी इसका कुछ बिगड़ा नहीं और यही वजह है कि हर बार जेल से बाहर आने के बाद ये दोबारा से राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहता था, नेताओं से मिलता जुलता रहता था, साथ ही इसी तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व रहता था और यही वजह है कि कांग्रेस अब इस पूरे मामले में आबकारी मंत्री डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का इस्तीफा मांग रही है और सरकार को पूरे मामले में घेरा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर इसे राजनीतिक दृष्टि से देखें तो काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन अगर पुलिस की नजर से देखें तो किस तरीके का एक्शन, क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से इस मामले में की गई है? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें तो एक एफआईआर भोपाल में दर्ज हुई है फैक्ट्री मालिक के खिलाफ और फैक्ट्री के संचालन करने वालों के खिलाफ और दूसरी एफआईआर मंदसौर में जो आरोपी पकड़ा गया है उसके खिलाफ दर्ज हुई है और उसको गिरफ्तार करके महाराष्ट्र जो गुजरात की एटीएस है, एटीएस के हवाले कर दिया गया है। अगली कार्रवाई एटीएस करेगी और पूरी की पूरी चेन का खुलासा करेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि पहले से ही जो दो आरोपी फैक्ट्री संचालक थे वो गुजरात एटीएस की गिरफ्त में हैं, तो कुल 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 एफआईआर भोपाल और मंदसौर में दर्ज हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में और भी एफआईआर और कार्रवाई जो है बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई पुलिस करती है और सियासत भी देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सियासत देखने को मिल रही है, ड्रग्स एंगल देखने को मिल रहा है, जिसमें लगातार बयानबाजी मध्य प्रदेश में हो रही है और देखने वाली बात होगी कि अब ये सियासत कहां तक जाएगी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सिद्ध होते हैं। और देखिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दलित परिवार के साथ खाना पकाया है। खाना बनाने का वीडियो उन्होंने एक्स पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुझे अजय तुकाराम संदे ने अपने घर बुलाकर किचन में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर भाजी बनाई, इसे चने के साग की सब्जी भी कहा जाता है, साथ ही बैंगन की सब्जी और तुअर दाल बनाई। राहुल गांधी ने कहा कि दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं, कोई नहीं जानता। इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। भेदभाव और संदेह के निजी अनुभवों पर बात करते हुए हमने दलित खान पान के प्रति जागरूकता की कमी और इस संस्कृति के डॉक्यूमेंटेशन के महत्व पर चर्चा की है। साथ ही बता दें कि कांग्रेस की न्याय यात्रा 23 अक्टूबर से दिल्ली से शुरू होगी। इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगे। त्योहारों के मद्देनजर ये यात्रा 4 चरणों में शुरू होगी, जो 23 अक्टूबर से शुरू होकर 28 नवंबर को समाप्त होगी।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। धन्यवाद वैष्णवी जी। सर देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी दलित के घर पहुंचे, वहां पर उनके साथ में खाना पकाया, इसे एक तरीके से देख सकते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है दलितों को साधने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। जी निस्संदेह, देखिए कोई भी राजनीतिक दल मौका नहीं छोड़ना चाहेगा, और खास तौर पे जब चुनाव सर पे होते हैं और चुनावी बिगुल बज चुका होता है, तो यहाँ पर ये देखिए दोनों पहलू हैं कि पहली बात तो आप दलितों के घर जाकर उनके साथ खाना बनाने में हाथ बटा रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा एक संदेश जाता है। वो अच्छी बात है, सराहनीय बात है, और नेताओं से ये अपेक्षा करी जाती है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप सबको इंक्लूसिव राजनीति करें, सबको साथ लेके चलें, सबका विश्वास बनाकर चलें, तो ये बड़ी अच्छा संदेश है। लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है कि अंग्रेजी का मैं एक शब्द बोलूंगा कि ऑप्टिक्स, की आप जो दिखता है वही वो लोगों तक पहुंचती है बात, और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे राजनीतिक दलों पे बात लागू होती है। तो जब चुनावी मौसम आता है तो, और अगर हम पीछे कुछ वर्ष जाएं, बड़ी जरूरी बात मैं बोलूंगा अब कि मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात भी पहुंचे, क्योंकि पहले बोला जाता था कि जब चुनावी मौसम आता है तो नेता मंदिर मस्जिद जाना शुरू कर देते हैं, जिसको मंदिर हॉपिंग बोलते हैं। तो वहां पर अब, क्योंकि यहाँ पर अगर राहुल गांधी जी की बात करें तो ये अच्छी बात है कि जनता को जनार्दन समझते हुए, और खास तौर पे दलित भाइयों के घर जाकर अगर ये एक संदेश देने की उनकी कोशिश है, तो निश्चित बात है कि ये एक रणनीति के तहत वो कर रहे हैं, या उनके साथ जो सलाहकार हैं उनका बाकी संगठन है, तो अच्छी बात है। बिल्कुल विपिन जी, जिस तरीके से बात करें तो एक बार फिर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो काफी बेहतर प्रदर्शन, पिछले चुनावों से बेहतर प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का रखा था। अब ये न्याय यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है, तो ऐसे में किस नजरिए से आप देखते हैं, कितना असर इसका लोगों में देखने को मिलेगा? जी आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है वैष्णवी जी, और देखिए इसमें भी दो पहलू हैं यहाँ पर कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप नेता कौन, नेता वही जो जनता के बीच जाए और एक्सेसिबल हो, मतलब ऐसा नहीं कि जनता को आप संपर्क करना चाहें और नेताजी आउट ऑफ रीच हो, जैसे मोबाइल का नेटवर्क कभी कभी आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ नेटवर्क हो जाता है। तो लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल, और लीडर वही होता है, नेता वही होता है जो एक उम्मीद की किरण दे अपने काडर को भी, अपने संगठन को भी, और जनता को भी, एक आम आदमी को। तो वही कर रहे हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, क्योंकि हम पत्रकारों का काम है कि हम लोग सारे पहलुओं को उजागर करें यहाँ पर, और ये क्योंकि बातचीत जब होती है तो बिल्कुल सारे पहलुओं को आगे लेके आना चाहिए, ताकि दर्शकों तक सारी बात पहुंचे, उनको अच्छा एक उनको समझ आ सके कि जब हम आंकलन कर रहे हैं। देखिए न्याय यात्रा की बात करते हैं और संविधान की बात करी, 2024 के चुनाव निस्संदेह यहाँ पर कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि अगर हम 2014-2019 के लोकसभा के नतीजों से इसकी तुलना करें तो बहुत बेहतरीन कमबैक करा है, वापसी करी है कांग्रेस ने। लेकिन दो बातें हैं बड़ी जरूरी, क्योंकि चुनावी मैदान में जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उतरे थे, जनता के बीच गए थे, उन्होंने बार बार संविधान बदलने की बात करी थी, आरोप लगाया था भाजपा पे कि जब ये लोग सत्ता पे काबिज होंगे और अगर इनको स्पष्ट बहुमत मिलता है तो ये लोग, इनके इरादे नेक नहीं है, ये लोग संविधान बदल देंगे। लेकिन यहाँ पर उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा विरोधाभास ये है कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आप बात करते हैं कि भाजपा संविधान बदल देगी, वो तो बिल्कुल इस बात को सरे से खारिज करते हैं कि हमने कब बोला कि हम संविधान को बदलने की बात करते हैं। हम लोग तो प्रधानमंत्री की बात करें, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बूंद बूंद सागर बनाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मंथन करने की आवश्यकता है कि जब एक कांग्रेस के नेता ने बात बोली थी कि हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश वाले हालात बन सकते हैं, तो वहां पर आला कमान ने या शीर्ष नेतृत्व में इस बात का खंडन क्यों नहीं करा, खुल के क्यों नहीं बोला कि ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं इस बयान से। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक तरफ अगर चुनी हुई सरकार है हिंदुस्तान में, और यहाँ पर और संविधान ने ही उस बात को सुनिश्चित करा है कि यहाँ पर जब चुनी हुई सरकार है तो उसको आपको बिल्कुल सर्वोपरि मानना पड़ेगा, और आप विरोध कर सकते हैं सरकार की नीतियां, वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ये बात ऐसी बोलता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो एक स्वर में स्वर मिलाकर इस बात का विरोध होना चाहिए
कि आप कैसे एक दिन हम मुमकिन करने नहीं देंगे, ये चीज मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है राष्ट्र सर्वोपरि भी। और यहाँ पर चुनौतियां बेशुमार है हिंदुस्तान के सामने। कुछ मुद्दों जो राष्ट्र हित के होते हैं, राष्ट्र निर्माण से जुड़े हैं, जनमानस से जुड़े हैं, वहां मुझे लगता बिल्कुल, है जिस कि तरीके से आपने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि, और ऐसा ही राहुल गांधी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। न्याय यात्रा का उनका उद्देश्य भी यही है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको सामने लाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दलितों को साधने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी जल्द ही 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। तो देखना वाली बात ये होगी कि इस न्याय यात्रा का क्या प्रभाव लोगों पर पड़ता है। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है। संजय को घटना के अगले दिन 10 अगस्त को अरेस्ट किया गया था। इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टर लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 6 जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की और धर्मतला इलाके में डोरिना क्रॉसिंग पर जारी भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। बता दें कि हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों में से एक डॉक्टर अकीब ने कहा कि सेशन कोर्ट में आरजी कर मामले में सीबीआई की भूमिका बहुत ढीली है। हम चाहते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारी मांगे गलत है। जूनियर डॉक्टर्स हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही तय करने समेत अपनी 9 मांगों पर अड़े हैं। डॉक्टरों ने बताया कि वे भूख हड़ताल की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मंच पर सीसीटीवी लगाएंगे ताकि हर कोई देख सके कि वहां क्या हो रहा है। तो देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया अहेड में। सुमित जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, रेप मर्डर केस जो अभी तक चल रहा है और ऐसे में जो हड़ताल है वो अभी तक जारी है, लेकिन वहां की अगर सरकार की बात करें तो क्या कुछ कदम उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं? देखिए, हड़ताल चल रही है, उसमें अधिकतर लोग मान गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप लोग हड़ताल खत्म करिए, अपने अपने काम पे लौटिए। अब ये लोग हड़ताल खत्म नहीं कर रहे हैं तो राजनीतिक इशू बनाए चले जा रहे हैं। इसमें भाजपा का सपोर्ट इन्हें मिल रहा है और भाजपा ये गेम कराने के पीछे भाजपा ही लगी हुई है कि किसी तरीके से वहाँ की सरकार को बदनाम करा जाए। पर आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मुझे बताइए कि अब मरीज जो परेशान हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल में डेथ हो रही है इनके ना जाने से, उसका जिम्मेदार कौन है? ये चीज भी है। आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लंबा समय हो गया, अब इस चीज को देखना चाहिए। सरकार सारी चीजें मान चुकी है। आपकी जिन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी थी उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, हटा दिया गया। पर अब किसी बात को एक इशू लेकर के लोग आप कर रहे हो तो ये षड्यंत्र नजर आता है भाजपा का। बिल्कुल सुमित जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा का षड्यंत्र है, लेकिन अब किस नजरिए से कह रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूलिए मत कि डॉक्टर्स कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स की हड़ताल है, उनकी सिक्योरिटी की मांगे, उनकी अपनी अलग मांगे हैं। इसमें आप कैसे मानते हैं कि भाजपा सरकार का एंगल है? अब जो डॉक्टर्स की रह गई है वो रह गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी 2022 में इन लोगों ने गृह मंत्री को एक लेटर लिख करके अपनी सुरक्षा की, अपने कई चीजों के ऊपर इन्होंने बात रखी थी, वो आज तक नहीं मानी गई है। क्यों नहीं मानी गई? केंद्र सरकार बताए। इसमें राज्य सरकार नहीं बताएगा, इसमें केंद्र सरकार का अब पक्ष है। केंद्र सरकार को अपना करना है काम, पर केंद्र सरकार इसको टाले जा रहा है, लटकाए चले जा रहा है। केंद्र सरकार के पाले में है कि उनको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरे अपने डॉक्टर्स के लिए मांग कर चुका है। उसके ऊपर ध्यान देना कि राज्य सरकार करेगी, जब केंद्र करेगा उसके बाद ही अब राज्य भी इस चीज को आगे करेगा काम। बिल्कुल, जिस तरीके से हम भूख हड़ताल की बात करें तो डॉक्टरों की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन भी जारी है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? क्या कदम अब सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं? क्योंकि ये मुद्दा तो काफी बड़ा है। प्रदर्शन तो पहले भी बहुत देखने को मिले, लेकिन अब ये तीसरा दिन है भूख हड़ताल का, तो इसे कैसे समाप्त किया जाएगा? क्या कोई एंगल है इस खबर का? देखिए, हम डॉक्टर्स के संग में हैं, डॉक्टर्स की टीम के संग में हैं, उस परिवार के संग में है जिसकी बेटी बहन, अपनी बेटी बहन भी जिसके संग में इतना बड़ा हादसा हुआ। अब हम दोनों के संग में है राज्य सरकार। पर आज मुझे बताइए, केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? क्यों पीछे हटती चली रही? क्यों नहीं कुछ बोल रही है? जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगे रखी हैं, पॉइंट्स रखी है, उस चीज को क्यों नहीं मान रहा है केंद्र सरकार? क्यों लटकाते चले जा रहा है? राज्य सरकार सारी चीजें मानने को तैयार है, पर केंद्र सरकार अभी भी इस पर राजनीति कर रहा है। इन्हें डॉक्टर्स की कोई परवाह नहीं है, आम जनता की कोई परवाह नहीं है, केवल राजनीति करनी है।
केवल लड़ाई बिल्कुल। लड़वाना, अब ये लोगों को देखने बदनाम वाली करने बात का काम होगी कि किया। जो भूख हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स की, क्या आश्वासन उनको मिलता है और कैसे ये भूख हड़ताल उनकी समाप्त होती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जी। तो 5 अक्टूबर से डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल की जा रही है। भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि डॉक्टरों को क्या आश्वासन मिलता है, क्योंकि इससे कई जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रही है। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्रालय राज्यों के साथ बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग रोकी गई, वैसे ही नक्सलियों को रोकने के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2010 के मुकाबले 2023 में नक्सल हिंसा में 72 और हत्याओं में 86 कमी आई है। इस साल देश में 202 नक्सली मारे गए हैं। 2024 के शुरुआती 9 महीनों में 723 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को मिल रही सफलता अभूतपूर्व है। शाह सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक ले रहे थे। बैठक में 8 राज्यों के सीएम शामिल हुए। विज्ञान भवन में हुई इस बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया था। और देखिए, इसी पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंदुकांत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी नमस्कार सर, जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है, लगातार अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे और बैठक भी ली थी। एक बड़ी सफलता पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों में कमी भी आई है। आत्मसमर्पण करते हुए भी नक्सलवादी दिख रहे हैं। लेकिन ये जो बैठक ली गई है कितनी महत्वपूर्ण है और इससे क्या असर नक्सलवादियों को खत्म करने में होगा? वैष्णवी जी नमस्कार, आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार का कमिटमेंट जी, सरकार का अपना विश्वास। जिस तरह से सरकार ने कहा है कि मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा नक्सलवाद इस देश से, वो अपने आप में एक बड़ा विश्वास और बड़ी उपलब्धि की बात है। देखिए, पिछले कई दशकों से इस देश में नक्सलवाद का ये जो कलंक है, ग्रामीण क्षेत्रों के, आदिवासी क्षेत्रों के, जंगली क्षेत्रों के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा रहा है जी। लेकिन वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो डिटरमाइंड अपने फोर्सेस को डायरेक्शंस दिए हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये दृढ़ तय संकल्प लिया कि देश से हर तरह के अलगाववाद और नक्सलवाद को हटाया जाएगा, उसका परिणाम आपने स्वयं अपने रिपोर्ट में बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले चुनावों के बाद राज्य के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, बड़ी संख्या में 50, 30, 31, अभी हाल में 3 दिन पहले 31 नक्सली वहां पे मारे गए। सरेंडर्स हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। और इस देश में नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ ये रायपुर, उसके आसपास ये आपका बस्तर, छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं ये रहे। और इन इलाकों में जिस तेजी से सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ विकास कार्य भी किए जा रहे हैं, उसके कारण जो कॉल दी है गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने कि जो लोग भी नक्सलवाद छोड़ करके मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको हम उनका फिर से पुनर्वास करेंगे, समाज में मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेंगे, उसका काफी व्यापक असर देखा जा रहा है। बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं कि जो कुछ नक्सली है वो आत्मसमर्पण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से हम बात करें केंद्र सरकार की काफी अच्छी पहल है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जो नक्सली यहाँ पर आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही है? क्योंकि एक बड़ी परेशानी होती है नक्सलवादी से आम जीवन में आना। नहीं वैष्णवी जी, देखिए, केंद्र सरकार के सलाह पे और निर्देश पर जो भी नक्सलवाद प्रभावित राज्य हैं वो अपने यहाँ पुनर्वास कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को उनके स्तर पर जो इनाम राशि है उसके अनुसार
जितने कट्टर, जितने बड़े रिनाउंड, जितने खूंखार नक्सली हैं, उनके सरेंडर पर कुछ राज्यों में 1.5 से 2 लाख रुपए, कुछ राज्यों में 5-5 लाख रुपए तक दिया जाता है। उन्हें जमीन दिया जाता है। उनको संभव होता है तो किसी नौकरी में या किसी व्यवसाय में पुनर्वास किया जाता है और उनके परिवारों को भी सम्मान से जीने का एक रास्ता दिया जाता है। ऐसे में जो लोग भी साफ दिल से मुख्य धारा में आना चाहते हैं और उनको किसी कारण से किसी समय में नक्सलियों ने, जैसा आप जानते हैं कि बचपन में उनके घरों से जबरन उठा करके नक्सलवाद में झोंक दिया जाता है, उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिया जाता है, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता है। और जो लोग वास्तव में दिल से हिंसा के खिलाफ हैं, मजबूरी में किसी कारण से उस क्षेत्र में चले गए हैं, उनके पुनर्वास की सरकार ने प्रॉपर इंतजाम किया है, व्यवस्था की है। यहाँ तक कि जो उनको सरेंडर करने के बाद सजा कम से कम दिलाने की सरकार खुद कोशिश करती है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, तो उन्हें परिवार के साथ रहने के लिए खुले जेल की व्यवस्था है झारखंड में। इस तरह की चीजें कई जगहों पे हैं। तो ये एक आकर्षक व्यवस्था है जिससे इस गलत रास्ते से वापसी कर सकते हैं, पुनर्वास उनका हो सकता है। और दूसरी तरफ एक जो कहते हैं डिप्लोमेसी में और पॉलिटिक्स में और प्रशासन में स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी, बिल्कुल केंद्र सरकार जो टारगेट लेकर चल रही है नक्सलवाद को खत्म करने का, वो पूरी करती हुई भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद को लेकर के ये बैठक ली गई थी जो कि काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 2026 तक बीजेपी का टारगेट है कि नक्सलवाद को खत्म करना, तो उसी लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रखिए इंडिया अहेड के साथ। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी।